हेलो दोस्तों, मानक अध्ययन क्लासेस में आपका स्वागत है। मेरा नाम प्रदीप चौहान है और अभी अभी तक हम लोग पढ़ चुके थे डीएनए की संरचना वाटसन और क्रिक ने दी है। तो आज हम पढ़ेंगे डीएनए के अन्य वैकल्पिक रूप कि डीएनए के क्या और कोई वैकल्पिक रूप हो सकते हैं। तो जो वाटसन और क्रिक थे उन्होंने जो डीएनए की संरचना दी थी वो बी डीएनए की संरचना दी। बाद में डीएनए का और अध्ययन हुआ और पता चला कि बी डीएनए के अलावा भी और तरह के डीएनए पाए जाते हैं उसके विकल्प में। तो उनके विकल्प में जो लक्षण मुख्य रूप से देखे गए वो दो देखे गए। पहला लक्षण यह देखा जाता है कि जो डीएनए का ये जो कुंडलन होता है उसके एक चक्र में कितने न्यूक्लियोटाइड है, न्यूक्लियोटाइड के जोड़े देखे गए, न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर देखे गए। पहला लक्षण ये था कि वो जो डीएनए का कुंडलन था उसमें जो एक कुंडलन है उसके अंदर कितने न्यूक्लियोटाइड हैं। और दूसरा लक्षण ये देखा गया कि वो कुंडलन किस तरह से हुआ है, क्लॉकवाइज कुंडलन है या एंटी क्लॉकवाइज कुंडलन है। उसके कुंडलन के हिसाब से डीएनए 5 तरह के होते हैं, ए डीएनए, बी डीएनए, सी डीएनए, डी डीएनए और जेड डीएनए। तो इनको याद करने का एक सिंपल ट्रिक है, आप याद कर लीजिए। धोखेबाज याद कर लीजिए, जिसमें से जो बी डीएनए है इसी बी डीएनए के बारे में वाटसन और क्रिक ने बताया था। बी डीएनए में न्यूक्लियोटाइड की संख्या थी, न्यूक्लियोटाइडों के बेस पेयर की युग्मक जोड़ों की संख्या थी 10। तो 10 के इधर हो जाएगा 11 और ए में 11 और जेड में 12 और सी में हो जाएगा 9, डी में हो जाएगा 8। आप सिर्फ बी डीएनए की संरचना, उनके न्यूक्लियोटाइडों की स्ट्रक्चर याद रखेंगे तो आपको ये सब याद रहेगा कि जो डीएनए में जो डी डीएनए होगा उसके कुंडलन में, उसके एक कुंडलन में न्यूक्लियोटाइडों की संख्या होगी 8। सी डीएनए के कुंडलन में, एक कुंडलन में न्यूक्लियोटाइडों की संख्या होगी 9 और बी डीएनए के अंदर उसके कुंडलन में न्यूक्लियोटाइडों की संख्या थी 10, जिसके बारे में वाटसन और क्रिक ने हमें बताया था। पहला तो लक्षण ये था कि डीएनए कुंडली में प्रत्येक चक्र में उपस्थित क्षारक युग्मों की संख्या, तो उनके क्षारक युग्मों की संख्या के आधार पर इन्हें बांटा जाता है। तो हमें याद करना है बी डीएनए के बारे में कि बी डीएनए के अंदर जो न्यूक्लियोटाइडों की संख्या, उनके न्यूक्लियोटाइडों के जोड़ों की जो संख्या होती है वो 10 होती है और ए में होगा 11, जेड में होगा 12 और सी में न्यूक्लियोटाइडों की संख्या होगी 9 और डी में होगा 10। उसके बाद जो ए डीएनए है वो होता है राइट हैंडेड कॉइलिंग, मतलब ये दक्षिणावर्त होता है, दक्षिणावर्त। और ए डीएनए के इधर जितने भी होते हैं बी डीएनए, सी डीएनए, डी डीएनए, ये सभी दक्षिणावर्त होते हैं। सिर्फ जेड डीएनए जो होता है वो होता है वामावर्त। दक्षिणावर्त को इंग्लिश में कहते हैं राइट हैंडेड कॉइलिंग, राइट हैंडेड, या इसको कह सकते हैं क्लॉकवाइज और इसको कहते हैं लेफ्ट हैंडेड या एंटी क्लॉकवाइज। तो याद करने का सिंपल ट्रिक है, इनके जो डीएनए के अन्य वैकल्पिक रूप हैं उन्हें याद करने का सिंपल ट्रिक है। याद कर लीजिए एक धोखेबाज, जिसमें से बी का याद होता है हमें, बी का जो उनके एक चक्र में, एक कुंडलन में न्यूक्लियोटाइडों की संख्या होती है 10 के इधर 9, 8 उधर 11, 12। और जो ए डीएनए होता है वो हमेशा दक्षिणावर्त होता है। बी डीएनए, सी डीएनए और डी डीएनए ये चारों होते हैं दक्षिणावर्त। जो सिर्फ जेड डीएनए होता है वो होता है वामावर्त और उसमें न्यूक्लियोटाइडों की संख्या होती है 12। और जो ये जेड डीएनए होता है ये जिग जैग ऐसे डीएनए होता है, जिग जैग डीएनए। इस वजह से इसे जिग जैग डीएनए भी कहते हैं। और डीएनए के अंदर ऐसे जिग जैग मोशन होता है। नॉर्मल डीएनए के अंदर ऐसे कॉइलिंग होती है, इनके अंदर जिग जैग कॉइलिंग होती है, ठीक है। तो ए डीएनए का जो कुंडलन होता है वो दक्षिणावर्त होता है, उसे राइट हैंडेड या क्लॉकवाइज कहते हैं। इसमें 11 न्यूक्लियोटाइड क्षारक युग्म होते हैं, बेस पेयर होते हैं। ए डीएनए के अंदर 11 युग्म होते हैं। बी डीएनए दक्षिणावर्त होता है, ये भी, इसके अंदर 10 न्यूक्लियोटाइड क्षारक युग्म होते हैं। सी डीएनए भी दक्षिणावर्त होता है, इसके अंदर
नॉन न्यूक्लियोटाइड क्षारक युग्म होते हैं, क्षारक बेस पेयर होते हैं। डी डीएनए के अंदर ये भी दक्षिणावर्त होता है, इसके अंदर 8 न्यूक्लियोटाइड क्षारक युग्म होते हैं। जेड डीएनए वामावर्त होता है और ये जिगजैग होता है, कुछ इस तरह से उसका स्ट्रक्चर होता है, इस वजह से इसे जिगजैग डीएनए भी कहते हैं। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब हम समझ लेते हैं डीएनए के प्रकार। तो डीएनए मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है कोडिंग डीएनए, जिसे क्रियाशील डीएनए भी कहते हैं। एक होता है नॉन कोडिंग डीएनए। तो यदि कोई डीएनए हो तो डीएनए का वह पार्ट, इसमें बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड होंगे, तो डीएनए का वह पार्ट जिसके ऊपर कोई आरएनए बने, जिसके ऊपर कोई आरएनए बनेगा और ये आरएनए आगे जा करके प्रोटीन का निर्माण करे। कहने का मतलब ऐसा डीएनए जिसके ऊपर कोई कोड हो और वह कोड आरएनए को दे और आरएनए आगे जाकर प्रोटीन का निर्माण करे। इस प्रकार के डीएनए के इस भाग को कोडिंग डीएनए कहते हैं। और डीएनए का वह भाग जिसके अंदर कोई कोड नहीं होता है उसे नॉन कोडिंग डीएनए कहते हैं। इसके द्वारा आरएनए का निर्माण नहीं होता है। कोडिंग डीएनए के से आरएनए का निर्माण होता है और यही आरएनए आगे जा करके प्रोटीन का निर्माण करता है। ठीक है, डीएनए 2 प्रकार के होते हैं, क्रियाशील या कोडिंग डीएनए और अक्रियाशील या नॉन कोडिंग डीएनए। यदि डीएनए का ऐसा भाग जो किसी आरएनए का निर्माण करे और वो आरएनए जाकर किसी प्रोटीन का निर्माण करे तो डीएनए को उस भाग को कहते हैं कोडिंग डीएनए या क्रियाशील डीएनए का पार्ट होता है क्रियाशील डीएनए। तथा डीएनए का वह भाग जो किसी आरएनए या प्रोटीन का निर्माण नहीं करता है, किसी क्रिया में भाग नहीं लेता, उसे कहते हैं नॉन कोडिंग डीएनए। ठीक है, अब हम समझ लेते हैं कि यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के अंदर ये जो डीएनए होते हैं किस तरह से पाए जाते हैं। यदि 2 कोशिकाएं हैं, ये कोशिका है प्रोकैरियोटिक सेल और यदि दूसरी कोशिका है और दूसरी कोशिका है यूकैरियोटिक सेल, तो यूकैरियोटिक सेल के अंदर कोशिका के अंदर केंद्रक झिल्ली पाई जाती है, इसे कहते हैं केंद्रक झिल्ली। और केंद्रक झिल्ली के अंदर इसका आनुवंशिक पदार्थ जो डीएनए होता है वो पाया जाता है, ये है डीएनए। और जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं इनके अंदर जो डीएनए पाया जाता है इनके जीवद्रव्य में पाया जाता है, ये है जीवद्रव्य। इनके जीवद्रव्य ऐसे ही बिखरा होता है, तो इस प्रकार की कोशिका को बोलते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका। और यदि कोई कोशिका के अंदर केंद्रक झिल्ली हो और उस केंद्रक झिल्ली के अंदर डीएनए आनुवंशिक पदार्थ पाए जाते हैं, उस प्रकार की कोशिका कहते हैं यूकैरियोटिक कोशिका। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर जो डीएनए पाया जाता है ऐसे सर्कल के रूप में पाया जाता है। डीएनए इस प्रकार की जो कोशिका होती है, प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर जो डीएनए पाया जाता है डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए पाया जाता है। और प्रोकैरियोटिक के इस प्रकार के डीएनए को न्यूक्लियोइड कहते हैं, न्यूक्लियोइड या जीनोफोर कहते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर का जो डीएनए होता है वो प्रोकैरियोटिक कोशिका के जीवद्रव्य में बिखरा होता है और ये जो डीएनए होता है वो डबल स्टैंडर्ड मतलब 2 स्ट्रैंड से बना होता है, सर्कुलर वृत्त में सर्कल के रूप में पाया जाता है डीएनए। इस प्रकार के डीएनए को न्यूक्लियोइड या जीनोफोर कहते हैं। जबकि प्रोकैरियोटिक के अंदर का डीएनए केंद्रक झिल्ली के अंदर पाया जाता है। और यदि कोई डीएनए हिस्टोन प्रोटीन से जुड़ के क्रोमेटिन का निर्माण करे, क्रोमेटिन ये डीएनए है
और ये है, ये जो दिख रहा है ये है हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन प्रोटीन है। तो यदि डीएनए हिस्टोन प्रोटीन पे लिपट कर क्रोमेटिन का निर्माण करता है और ये तो फिर आगे जा करके क्रोमोसोम का निर्माण करता है। तो ये जो स्ट्रक्चर होता है डीएनए हिस्टोन प्रोटीन पे लिपट के क्रोमोसोम बनाए, तो ये जो क्रोमोसोम बनता है ये सिर्फ यूकेरियोटिक कोशिकाओं के अंदर बनता है, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के अंदर नहीं बनता है, क्योंकि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के अंदर जो हिस्टोन प्रोटीन होता है, हिस्टोन प्रोटीन वो अपसेंट होता है, जबकि यूकेरियोटिक कोशिकाओं के अंदर हिस्टोन प्रोटीन पाया जाता है, हिस्टोन प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के अंदर डीएनए उनके जीवद्रव्य में बिखरा होता है और जो डीएनए होता है डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए होता है, इसे न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। और यूकेरियोटिक कोशिकाओं के अंदर का जो डीएनए होता है उनके केंद्रक झिल्ली के अंदर पाया जाता है और उनके डीएनए के साथ हिस्टोन प्रोटीन पाया जाता है, जबकि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के साथ हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाया जाता है। तो और एक छोटी सी बात यह है कि जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के अंदर का जो डीएनए होता है इनके अंदर नॉन कोडिंग डीएनए की मात्रा बहुत कम होती है, की मात्रा बहुत कम होती है, जबकि इनके अंदर नॉन कोडिंग की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। ये छोटा सा पॉइंट है कि कोडिंग प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के अंदर जो डीएनए होता है उसमें जो नॉन कोडिंग पार्ट होगा, नॉन कोडिंग पार्ट होगा, अभी इसके पहले पढ़े कि डीएनए का वह पार्ट जो आरएनए का निर्माण ना करे या प्रोटीन का निर्माण ना करे, कोई कोड नहीं रखता है, उसे कहते हैं नॉन कोडिंग डीएनए। और यूकेरियोटिक कोशिकाओं के अंदर नॉन कोडिंग डीएनए की मात्रा बहुत ज्यादा पाई जाती है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो फिर आगे बढ़े। अब डीएनए पैकेजिंग हम समझ लेते हैं कि डीएनए पैकेजिंग क्या होता है। तो जिस तरह जब हम पतंग उड़ाते हैं तो पतंग की रस्सियां बहुत लंबी लंबी होती हैं, लेकिन जब उसे जो अंटी पे जो भी जिस पे उसे लपेटते हैं उस पे लपेट देते हैं तो उसकी जो साइज होती है बहुत ज्यादा छोटी हो जाती है। इसी तरह जो डीएनए होते हैं उनको जब हिस्टोन प्रोटीन पे जब लपेटते हैं उसको डीएनए पैकेजिंग कहते हैं। डीएनए एक अत्यधिक बृहद लंबे अणु होते हैं। ये एक सेल के अंदर 2 मीटर होते हैं। यदि इंसान के एक सेल के बारे में देखें तो उनके एक सेल के अंदर 46 क्रोमोसोम होते हैं, 23 जोड़ी क्रोमोसोम होते हैं और उन सभी 23 जोड़ी क्रोमोसोम को यदि एक से एक जोड़ दें तो एक कोशिका के अंदर 2 मीटर के डीएनए होते हैं। यदि किसी मनुष्य के ह्यूमन के कुल सेल से जितनी भी सेल है उन सभी सेलों को से जो डीएनए है उसको निकाल कर जोड़ दिया जाए तो पृथ्वी से सूर्य तक 4 चक्कर लगाया जा सकता है। मतलब पृथ्वी से सूर्य तक जाएंगे फिर आएंगे फिर जाएंगे फिर आएंगे, इस तरह 4 चक्कर लगाया जा सकता है। हिस्टोन प्रोटीन अत्यंत सूक्ष्म स्थान में संगठित करता है। जो डीएनए होता है डीएनए को क्या करेगा, हिस्टोन प्रोटीन पे इसे लिपट जाएगा और बहुत कम ही स्थान पे डीएनए एकत्रित हो जाता है, संगठित हो जाता है, कंडेंस हो जाता है। डीएनए हिस्टोन प्रोटीन से लिपटकर क्रोमेटिन का निर्माण करता है। हिस्टोन प्रोटीन जो होता है ये पॉजिटिव चार्ज होता है और जो डीएनए होता है ये नेगेटिव चार्ज होता है। यदि डीएनए के स्टैंड पे देखें होता क्या है कि फास्फेट होता है P डबल बॉन्ड O, इस तरह ऑक्सीजन बॉन्ड से होता है और यहाँ पे होता है माइनस, यहाँ पे होता है माइनस। तो ये बॉन्ड ये ऑक्सीजन एक पेंटोज शुगर से ये दूसरे पेंटोज शुगर से और एक ऑक्सीजन वाला माइनस बच जाता है और इसी माइनस की वजह से जो डीएनए होता है वो नेगेटिव चार्ज होता है और हिस्टोन पॉजिटिव चार्ज होता है। इसी वजह से डीएनए हिस्टोन प्रोटीन को लिपट कर क्रोमेटिन का निर्माण करता है। डीएनए प्रोटीन अत्यंत सूक्ष्म होता है, वो डीएनए धनावेशित होते हैं। जो हिस्टोन प्रोटीन होते हैं वो धनावेशित होते हैं। हिस्टोन प्रोटीन 5 प्रकार के होते हैं, H1, H2A, H2B, H3, H4, जिसमें से H1 संख्या में 1 होते हैं,
यदि एक क्रोमेटिन के अंदर जो एक स्ट्रक्चर ये बन रही है, ये इसमें हिस्टोन प्रोटीन एक होते हैं और H2A, H2B, H3 और H4 इनकी संख्या 2 होती है, और इनमें ये जो क्रोमेटिन बन रहे हैं इनके इस एक स्ट्रक्चर को कहते हैं न्यूक्लियोसोम। न्यूक्लियोसोम कहते हैं। जो क्रोमेटिन के अंदर मोती के समान दिखते हैं उनको न्यूक्लियोसोम कहते हैं। डीएनए फास्फेट समूह की उपस्थिति के कारण ऋणावेशित होता है। तो डीएनए के अंदर जो फास्फेट समूह होता है उसके कारण वो ऋणावेशित होता है और हिस्टोन प्रोटीन धनावेशित होता है। विपरीत आवेश के कारण डीएनए हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर लिपट जाता है। क्रोमेटिन की मूल संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई न्यूक्लियोसोम होती है। जो क्रोमेटिन होते हैं उनका जो न्यूक्लियोसोम होता है, ये क्रोमेटिन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होते हैं। यह 9 इकाई हिस्टोन का संरचना देखें तो ये मान लीजिए हिस्टोन प्रोटीन था और इस पर डीएनए लिपटा होता है ऐसे डीएनए इस पे लिपटा होता है। अब होता क्या है कि ये जब डीएनए यहाँ से निकलता है तो एक प्रोटीन यहाँ पर भी ऐसे पाया जाता है। तो डीएनए के इस चक्र में जो गोला सा दिख रहा है ये हिस्टोन प्रोटीन है अंदर बंद, और इस हिस्टोन प्रोटीन के अंदर H2A, H2B, H3 और H4 और इन सब की संख्या H2A की संख्या 2, इन सब की संख्या 2 होती है। 2 2 4 2 6 2 8, मतलब इसके अंदर 8 हिस्टोन प्रोटीन पाए जाते हैं, 8 अणु पाए जाते हैं हिस्टोन प्रोटीन के। और ये जो दोनों स्ट्रैंड होते हैं जब बाहर निकलते हैं तो इन दोनों स्ट्रैंडों को, ये दोनों डीएनए के स्ट्रैंडों को जोड़ने के लिए हिस्टोन प्रोटीन का एक जो H1 होता है, ये H1 जो डीएनए के जो स्ट्रैंड निकल रहे हैं बाहर, इन दोनों को जोड़ने का काम करता है। मतलब ये जो 4 अणु है H2A, H2B, H3 और H4, इनसे जो स्ट्रैंड का गोले टाइप संरचना बनता है ये बनता है, और इस पे डीएनए अणु लपटे होते हैं। फिर जब दोनों लिपट कर डीएनए के स्ट्रैंड बाहर निकलते हैं तो उस दोनों को जोड़ने का काम करता है H1 हिस्टोन प्रोटीन। इनके 9 इकाई हिस्टोन प्रोटीन होते हैं, 8 इसमें और ये 9 हिस्टोन प्रोटीन अणु होते हैं। और डीएनए जो ये लिपटे होते हैं इनके ऊपर लगभग 166 क्षार युग्म होते हैं, 166 बेस पेयर होते हैं। न्यूक्लियोसोम की संरचना का वर्णन ब्रैडबरी 1981 में न्यूक्लियोसोम की संरचना का वर्णन किए थे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। कल हम समझेंगे न्यूक्लियोसोम क्या होता है और उसके बाद कि कैसे पता चला कि डीएनए ही न्यूक्लिक अम्ल है। न्यूक्लिक अम्ल की खोज के बारे में कल पढ़ेंगे। ठीक है, धन्यवाद।